वालेकुम नाज़रीन, आपकी प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी सोमैटाइज़ेशन, सोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम हमने बात की है। ये डिसऑर्डर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको हम ओएसए भी कहते हैं। नाज़रीन, ये वो डिसऑर्डर है जो कई लोग कहते हैं कि अगर आप अमेरिका में देखें तो कोई 20% लोगों को है, 1 इन 5 में आपको नज़र आता है माइल्ड सिम्पटम्स के साथ। लोग ये भी कहते हैं कि कोई 18 से 20 मिलियन लोगों को अमेरिका में ओएसए या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि अगर ओएसए की आप बात कर रहे हैं तो ये मर्दों को ज़्यादा होता है, औरतों की निस्बत। कुछ लोग कहते हैं कि ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वज़न बढ़ जाए तो ज़्यादा होता है, या अगर वज़न ना भी बढ़े तो वज़न आप थोड़ा कम कर लें, 5% कम कर लें, तो इसमें बेहतरी होती है। तो बहुत सारी इसके बारे में बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, डॉक्टर इमरान ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Asim. Thank you so much for having me here. Yeah. थैंक यू फॉर जॉइनिंग। इमरान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 1995 के किंग एडवर्ड कॉलेज की ग्रेजुएट है। इस वक्त डेलिस में है और जो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसमें ये क्लिनिकल प्रोफेसर हैं। इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं इन्होंने और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, और इन सब के अलावा स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया बहुत बहुत आसिम। अच्छा, ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं आज ओएसए के बारे में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। तो मुझे ये बताएं कि ये ओएसए है क्या? आम आदमी को हम कैसे बताएंगे कि व्हाट इज ओएसए? ठीक। सो ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये इस तरह का डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को स्नोरिंग होती है, स्नोरिंग, और रात को ये इनको सांस रुकते हैं, कुछ पॉजेज आते हैं। जब हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एपनिया का मतलब होता है कि सांस का रुकना। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इस तरह होता है कि जब बंदा सो रहा होता है, खासतौर पे अगर उनका वजन ज्यादा है या वो एयरवे ओपनिंग नैरो है, तो वो सांस रुकता रहता है बीच में। ऑब्वियसली थ्रू आउट द नाइट इट डजंट हैपन, मगर ये कि बीच बीच में सांस रुकता है, और जब बंदा सो रहा होता है उसको पता भी नहीं होता कि उसका सांस रुक रहा है, तो उसकी नींद इसकी वजह से खराब होती है। उसके अलावा उनका ऑक्सीजन लेवल काफी ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जब वो सुबह बंदा उठता है तो वो तो समझता है कि वो नींद पूरी हुई है, मगर सुबह उठते हैं तो दे फील कि दे टायर्ड, उनको लगता है कि उनकी इतनी एनर्जी नहीं है, और दे फील टायर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, तो आपने जो बात बताई कि सांस रुकता है, तो आम आदमी तो ये सोचेगा कि सांस रुक रहा है तो फिर तो हम चल कैसे रहे? तो क्या सांस थोड़ी देर के लिए रुकता है और इतनी देर सांस रुकने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है? हाँ, सो सांस यूजुअली रुकता है 10 से 15 सेकंड के लिए, मगर वो टाइम इतना होता है कि उसकी वजह से आप बंदे का ऑक्सीजन लेवल्स नीचे चला जाता है। जब सांस रुकता है तो जो आप हमारा जो ब्रेन है, अल्लाह मियाँ ने इस तरह बनाया है कि उसको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहे हैं, तो ब्रेन सडनली, बंदा सो रहा होता है उसको क्विकली थोड़ा सा उसको झटका देता है, वो बंदा दोबारा से सांस लेना शुरू कर देता है। तो सांस इस तरह नहीं होता कि मतलब मिनट के लिए रुका हुआ है, सो सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए रुकता है, मगर बंदा तो अगर सो रहा है थोड़ा-सा उसको झटका लगता है और दोबारा से सांस लेना शुरू कर देता है। मगर ये सारा रात चलता रहता है प्रोसेस, और बंदा सांस रात में रुकता है। कई दफा ऐसा होता है आपका मतलब? हाँ, बिल्कुल। तो जब ये होता है तो इंसान को उस वक्त पता नहीं चलता। हाँ, मेजॉरिटी लोगों को उस वक़्त पता नहीं चलता। सम पीपल दे कैन से कि हाँ, हम जाग उठती है हमारी, हम सांस नहीं आ रहा होता, मगर मेजॉरिटी पीपल, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उनका सांस रात में रुक रहा ठीक, तो अब अगर चले एक आदमी है, है। वो कैसे डायग्नोस या उसको क्या सिम्टम्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो डॉक्टर को दिखाए? जैसे मैंने कहा इतनी जल्दी लोग उसको पहचान नहीं पाते, तो जी। क्या सिम्टम या क्या उसकी जो अलामात हैं जिसके बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए कि भाई अगर ये अलामात हैं तो एक अच्छे स्लीप स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर इमरान ख्वाजा को दिखाएं या जो भी आपके इलाके में है उसको दिखाएं। क्या अलामात हैं? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे उनको स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं बहुत ज़्यादा। तो खर्राटे, जिस बंदे को खर्राटे आते हों, उसको अगर तो मैरिड है, उसके साथ बेड पार्टनर है, उससे पूछना चाहिए कि मेरी सांस तो नहीं रुकती रात में। तो अगर आप किसी बंदे का बेड पार्टनर से कह रहा है कि हाँ तुम्हारी सांस रुकती है, बीच में रुकता है 10-15 सेकंड के लिए, फिर तुम दोबारा सांस लेना शुरू कर देते हो, तो वो काफी हद तक चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। उसके अलावा उनको, अगर इंसान को सुबह के टाइम उनको नींद ज्यादा आती हो, या उनको लगता हो कि हर वक्त उनको नींद में है, और नींद जिस तरह पूरी नहीं हुई, रात सुबह जब उठते हैं उस तरह से रिफ्रेश नहीं होते, वो एक काफी बड़ी अलामत है जिसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और खास तौर पे अगर कोई बंदा जिसका वजन ज्यादा बढ़ गया हो, और
वो खराटे लेता हो और दिन के टाइम में वो आराम से टीवी देखता हुआ सो जाता हो, तो वो उस तरह के अलामत हमें शुड पॉइंट करते हैं कि स्लीप एपनिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, तो जो आपने बात बताई आम फ़हम में वो ये कि अगर किसी को खर्राटे आ रहे हैं और अकेले खर्राटे नहीं, क्योंकि हुँ, अकेले तो स्नोरिंग की कोई और भी वजूहात हो सकती हुँ, है। लेकिन अगर साँस रुकती है तो जो आपका बेड पार्टनर है, आपकी वाइफ़ है, जो भी है, आप उससे पूछेंगे, उनको ये महसूस होता है कि साँस रुक रही है खर्राटे के साथ, एक बात। बिल्कुल, फिर जब ये सुबह उठते हैं तो ये रेस्टेड नहीं फ़ील करते, फ्रेश नहीं फ़ील करते, थके हुए अपने आप को महसूस करते हैं। और कई बिल्कुल, दफ़ा फैमिली मेंबर नोट करेंगे कि इनको दिन में नींद आ रही है, बैठे-बैठे नींद आ गई, टीवी देखते हुए नींद आ गई, तो ये खतरनाक बिल्कुल, बात है काफ़ी। बिल्कुल सही। स्पेशली अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको नींद आ गई, लॉन्ग ड्राइव पे हैं, तो दैट्स अ हाँ, डेंजरस थिंग। हाँ, बिल्कुल। और ये वज़न का इसमें बताएँ कि वज़न का इसमें क्या मतलब है? क्योंकि जैसे मैंने ये कहा शुरू में, मैंने भी देखा है कि 60-70% लोग अगर ओवरवेट हैं, तो हुँ, उनको कुछ ना कुछ ओएसए या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांस होते हैं। बिल्कुल। तो वज़न का इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि जब बंदे का अगर वज़न बढ़ता है तो उससे ये होता है कि आप जो गर्दन है उसका साइज़ अगर बढ़ता है तो उसके अंदर जो आपका एयरवे है उसकी वो नैरो हो जाता है। तो अगर एयरवे नैरो है तो उसके चांसेस कोलैप्स होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो वज़न का बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर इंसान 10% वज़न भी कम कर ले तो उसके जो स्लीप एपनिया के चांसेस 30% कम हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो जो चर्बी बढ़ जाती है, वज़न बढ़ हाँ। जाता है, उससे ये प्रॉब्लम होती है। और मर्दों और औरतों में जैसे मैं बात कर रहा था पहले। हाँ, ये मर्दों में ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह हार्ट डिज़ीज़ मर्दों में ज़्यादा है। मगर एक मिसकंसेप्शन ये है कि औरतों में होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ख़ास तौर पे जब औरतें 50 साल के करीब या मेनोपॉज़ के बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लीप एपनिया पाया जाता है। उनमें सिम्पटम्स इस तरह के ज़्यादा स्नोरिंग बहुत लाउड नहीं होती। स्नोरिंग जो है वो समव्हाट लाइट होती है मगर स्लीप एपनिया उनमें भी काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, तो औरतों में भी होता है और लेकिन मर्दों में ज़्यादा होता है और ओल्ड एज के साथ क्या है कि ओल्ड एज के साथ कहते हैं कि बढ़ता चला जाता है हाँ, इंसिडेंस। और बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि ओल्ड एज में ये होता है कि जब ज़्यादा एज बढ़ती है तो जो मसल्स हैं हमारे वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। दे आर नॉट वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। जब मसल्स रिलैक्स होना शुरू होते हैं तो उनके चांसेस जो आपका एयरवे है उसकी कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एज के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। तो एज के साथ गहरा ताल्लुक हो गया, वज़न के साथ गहरा ताल्लुक हो गया, मर्दों में ज़्यादा हो गया। तो ये तो चीज़ें हमने बात कर ली, अलामात के बारे में हमने बात कर ली। अब ये बताएँ कि क्या ऑफ़ कोर्स हमारा प्रोग्राम ज़्यादातर देसी कम्युनिटी में लोग देखते हैं, पाकिस्तानी, हुँ, इंडियन, हुँ। बांग्लादेशी। तो क्या हमारी कम्युनिटी में भी ये उतना ही कॉमन है जितना कि अमेरिकन कम्युनिटी में नज़र आता है? क्या आप देखते हैं केसेज़ कि हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं इसके साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप कुछ स्टडीज़ देखें एक्चुअली हमारे जो सबकॉन्टिनेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में ये ज़्यादा है। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है कि वो उनमें ओबेसिटी भी अब तो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई है, ख़ास तौर पे एब्डोमिनल ओबेसिटी उसका भी इफ़ेक्ट है इसके ऊपर। और हमारी द वे हमारी एनाटॉमी है, द ज़बान है, द टंग और जो मैंडिबल है, उसकी वजह से जो एशियन कम्युनिटीज़ में एक्चुअली ये ज़्यादा पाया जाता है, अगर उनका ज़रा-सा वज़न ज़्यादा है। ओके, सो एशियन हाँ, कम्युनिटी में या हमारी बिल्कुल, कम्युनिटी में ज़्यादा पाया जाता है बिल्कुल। और आपने जो एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात की जिसको हम उर्दू में तोन कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल। मर्दों के पेट निकल आता है वो, हाँ, तो दैट कैन कॉज़ इट टू, तो उसमें भी हाँ, ये ठीक बिल्कुल। है। तो ये तो सिम्पटम्स हो गए, ये अलामात हो गई। अब अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की अलामात नज़र आ रही है, तो क्या वो पेशेंट खुद आता है, उसको खुद अंदाज़ा होता है या फिर दूसरा आदमी जो देखता है कि खर्राटे ले रहा है या इसको नींद आ गई जल्दी, वो बताता है? दोनों तरह से हो सकते हैं। बाज़ हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ ऐसे आते हैं कि जो उनकी स्पाउसेज़ उनकी जो बेगमात हैं, वो कहती हैं कि नहीं ये तो मैं इस कमरे में सो नहीं सकती, इतने लंबे खर्राटे लेता है। या बाज़ औक़ात बंदे आते हैं कि वो उनको फ़ील होता है कि वो बहुत स्लीपी हैं, उनको उनको सही तरह वो सोच नहीं सकते और हर वक़्त दे आर फीलिंग टायर्ड। बाज़ औक़ात उनकी फैमिलीज़ लेके आती हैं, मगर बाज़ औक़ात बंदे खुद भी आते हैं। मगर आपकी बात दुरुस्त है कि दोनों तरीकों से आते हैं बंदे। ठीक है। अब ये चलिए डॉक्टर के पास पहुँच गए। ठीक, स्लीप डिसऑर्डर के स्लीप स्पेशलिस्ट के पास ही जाएँगे ऑफ कोर्स, ठीक। राइट? हुँ, हुँ। फिर क्या होता है? क्या करते हैं आप लोग? कैसे इसकी तशख़ीस करते हैं? सिम्पटम्स तो आपने हिस्ट्री तो ले ली। हुँ। तो उसका जो हम स्लीप स्टडीज़ करते हैं, उसकी 2 किस्म की स्लीप स्टडीज़ होती हैं। अमेरिका में अब ये हो गया है कि होम स्लीप एपनिया टेस्टिंग भी शुरू हो गई, यानी कि हम एक इक्विपमेंट मरीज़ को देते हैं, मरीज़ उसको लेके घर चला जाता है, उसको हम बता देते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है अपनी नाक के ऊपर, अपने चेस्ट के ऊपर सम बैंड्स। तो वो जब अगले दिन वापस आता है, हम उसकी रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं कि उसको स्लीप एपनिया है कि नहीं। उसके अलावा बाज़ केसेज़ में जो कि कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी को हार्ट हार्ट का मसला है या लंग्स का मसला है, उन मरीज़ों में हम स्लीप स्टडी करते हैं अस्पताल के अंदर या लैब के अंदर,
जिसमें हम उनको वायर्स के साथ अटैच करते हैं, जिस तरह ईईजी वायर्स होती हैं, और प्लस एक टेक्नीशियन फिर देख रहा होता है कि उनकी ब्रीदिंग कैसी है, और थ्रू आउट वो ऑब्जर्व अटेंडेड स्लीप स्टडी होती है जो कि अस्पतालों के अंदर होती है। तो 2 तरह की स्टडीज होती हैं। तो ये स्लीप स्टडीज तो काफी महंगी होती होंगी, इंश्योरेंसेस कवर करती हैं इनको? बिल्कुल, शारीरिक को स्लीप एपनिया जो है एक बिल्कुल मेडिकल डिसऑर्डर है, जो कि हमें पता है कि इसके ताल्लुक बाज़ औक़ात हार्ट हार्ट के मसलों के साथ भी होता है, बाज़ का डायबिटीज़ के साथ भी होता है, और जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है, उनका जो रिस्क होता है एक्सीडेंट्स का बहुत बढ़ जाता है। तो अमेरिका में तो एक्चुअली इसको इट इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इतने सारे मरीज़ों को होता है कि बाज़ का उनको पता भी नहीं होता। तो इसलिए अवेयरनेस हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा अवेयरनेस हो, मगर स्लीप स्टडीज़ इतनी महँगी नहीं है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ कवर करती हैं उसको। ओके। और आपने इसकी अवेयरनेस की बात की, इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं हुँ, और प्रोग्राम करते रहते हैं कि लोगों को हम बताएं मुख्तलिफ अमराज के बारे में, उनकी अलामात के बारे में, उनके हुँ, ट्रीटमेंट के बारे में। हुँ। दैट इज अच्छा। आपने इसमें जो एक और बात की जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट शायद इसलिए बढ़ जाते हैं कि ये लोग जो है वो फिर अगर गाड़ी चलाते चलाते उनको नींद आ गई तो उस सूरत में एक्सीडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जब किसी को स्लीप एपनिया है, उसकी नींद सही तरह पूरी नहीं हो रही, ब्रेन ऑक्सीजन उसको रात को पूरी तरह नहीं मिल रहा, तो वो नेचुरली वो बंदा बहुत ज़्यादा स्लीपी होगा ड्यूरिंग द डे टाइम। तो अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसको ज़्यादा चांस है, अगर कोई भी बोरिंग काम कर रहा है, उसका जो चांसेस हैं कि वो सो जाएगा, उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मगर जब स्लीप एपनिया को हम ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद जो मरीज़ होता है वो हमें बताता है कि हाँ, मैं अब बिल्कुल मुझे इतनी नींद नहीं आती, मैं दिन के टाइम में आई एम मोर रिफ्रेश्ड। सो इसका डेफिनिटली बहुत गहरा ताल्लुक है एक्सीडेंट्स के साथ। ठीक, तो वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फे से आके इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। वक्फे तक के लिए हमारे साथ रहिए और ऑल्सो हम इस वक्त अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इब्न सीना फाउंडेशन, जो हमेशा हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। नाज़रीन, वक्फे तक हमारे साथ रहिए, वापस आके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। हमने डायग्नोस कर लिया, अलामात के बारे में बात कर ली, कैसे इसको तशखीस करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है। इसमें ये देखने में आता है कि वजन के बारे में आप बात अभी करेंगे, जैसे पहले भी आपने की, लेकिन जो आम ट्रीटमेंट है जब हम उसको तस्वुर करते हैं तो बड़ा एक नेगेटिव लोगों के दिमाग में आता है कि पता नहीं वो कितनी बड़ी मशीन उन्होंने मुंह पे लगा दी और क्या। जरा ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। पहले तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर कोई है, और फिर दूसरा मशीन ट्रीटमेंट, और कोई वजन, तीनों चीजों के बारे में बताएं। सो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या दवाइयाँ, तो कोई दवाइयाँ अभी तक प्रूव नहीं कर सकी कि वो स्लीप एपनिया को ठीक कर सकती है, तो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे है। मगर जो आपने मशीन का जिक्र किया, हम जो आम जबान में उसको कहते हैं सीपैप मशीन, विच इज कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। उसका मतलब ये है कि एक मशीन है जो एक मास्क के साथ अटैच है, जो कि हवा निकालती है ताकि आपका एयरवे ओपन रहे। और जिस तरह आपने कहा, वो बिल्कुल कि मरीज जो है वो समझते हैं कि यार इतनी मशीन किस तरह मुंह पे लगाएंगे, मास्क लगा के सोएंगे, तो उनको शुरू में तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो वो कहते हैं हमने तो चाहिए, बिल्कुल हमने नहीं ट्रीट करने। मगर once they start using it, they get used to it. फिर जब उनको महसूस होता है कि हाँ ये तो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ, उससे मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, then they get used to it and they like it.
मगर फिर भी तकरीबन 50% के करीब लोग जो है वो नहीं यूज करना चाहते। अगर वो मशीन यूज नहीं करना चाहते या वो नहीं कर सकते, फिर उनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होती है कि हम उनको डेंटिस्ट के पास भेज देते हैं। डेंटिस्ट की देख वो एक होता है डेंटल अप्लायंस बनाते हैं जो कि एक तरह का माउथ गार्ड होता है। वो करता ये है कि अगर बंदा सोने से पहले जब मरीज पहनता है उसको, तो वो आपका जो लोअर जॉ है, जो मैंडिबल है, उसको आगे की तरफ ले आते हैं। उससे ये होता है कि जो हवा की नाली है वो ओपन हो जाती है। तो ये इस तरह की ट्रीटमेंट है कि जो कि कॉमन लोगों को पता नहीं होती। लोग समझते हैं कि सिर्फ सीपैप ही है और दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, और वजन कम करना बाज़ का इतना आसान नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि जिसकी वजह से काफी मरीजों को अफाका होता है और वो बेहतर फील करते तो इसमें जो दोनों आपने ट्रीटमेंट बताया, एक तो सीपैप मशीन बताई, दूसरा आपने बताया कि डेंटिस्ट के पास जाए, दोनों की जो कामयाबी की शरह है वो बराबर है या कुछ फर्क है? सो इसमें जो स्टडीज बताती हैं कि सीपैप मेजॉरिटी केसेस में बिल्कुल ठीक कर देता है स्लीप एपनिया एज लॉन्ग एज दे आर यूजिंग इट। मगर क्योंकि ज्यादातर लोग यूज नहीं कर सकते, डेंटल अप्लायंस का ये कि ज्यादा लोग उसको यूज कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर सीपैप जो है वो मेन ट्रीटमेंट तस्वर किया जाता है, मगर यूरोप के अंदर डेंटल अप्लायंस भी बहुत ज्यादा यूज होता है। मगर क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारे डेंटिस्ट जो है वो इसमें ट्रेन नहीं है, तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है डेंटल अप्लायंस। मगर डेंटल अप्लायंस डेफिनेटली आसान है यूज करना, क्योंकि आप इसको कैरी नहीं करना पड़ता है, छोटा सा होता है, उसको यू कैन टेक इट एनीवेयर यू वांट। तो और जब मुंह में भी लगाते हैं तो उससे पेशेंट कैन गेट यूज्ड टू इट बेटर। मगर एक जो फर्क ये है कि जो डेंटल अप्लायंस है वो सिवियर स्लीप एपनिया के लिए यूज नहीं हो सकता, वो सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट स्लीप एपनिया के लिए यूज हो सकता है। मगर सीपैप जो है वो हर किस्म के सिवियरिटी के लिए यूज हो सकता है। और डेंटल अप्लायंस को मेरे ख्याल आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो आजकल बच्चे ब्रेसेस लगाते हैं तो वो भी कुछ नहीं लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, काफी उससे मिलता-जुलता था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक ठीक, तो ये हो गया उसका ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट फिर सारी जिंदगी लेना पड़ता है या फिर ये कि आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, साथ साथ वजन कम कर लिया, अगर हो सका तो फिर आप सही हो जाएंगे? बिल्कुल, अगर तो वजन उतना ही रहेगा तो ट्रीटमेंट सारी उम्र के लिए, मगर अगर इंसान वजन कम कर ले तो काफी चांसेस होते हैं कि आप स्लीप एपनिया खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर बंदा 10% वजन कम करता है तो उसका 30% चांस है कि उसका स्लीप एपनिया बेहतर हो जाए। 10% वजन कम करना कई लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऑफ कोर्स फायदा उसका और भी हेल्थ एडवांटेजेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ओएसए में, स्लीप एपनिया में और भी कोई मेडिकल डायग्नोसिस साथ साथ चलती हैं? कोई देखते हैं हमको मोबिलिटी जिसे कहते हैं या नहीं? सो स्लीप एपनिया में इस वक्त ये तस्वर किया जा रहा है कि जो हार्ट डिजीज है उसके साथ काफी गहरा ताल्लुक है उसका, क्योंकि जो स्टडीज शो करती हैं कि जिन लोगों को सिवियर स्लीप एपनिया होता है उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क 3 गुना ज्यादा होता है। मगर हमें अभी ये नहीं पता कि अगर हम स्लीप एपनिया को ट्रीट करते हैं कि वो रिस्क खत्म होता है कि नहीं। अभी स्टडीज प्रोग्रेस में है कि वो इंशाल्लाह फ्यूचर में पता चलेगा कि स्लीप एपनिया को ट्रीट करने की वजह से हार्ट रिस्क बेहतर होता है कि नहीं। मगर कम से कम ये हमें पता है कि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, अलर्टनेस बेहतर होती है, इंसान बेहतर फील करता है। क्या हमें ये पता है कि ये जो रिस्क है ये स्लीप एपनिया की वजह से या फिर वजन की वजह से भी है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये मेजर मसला है कि मुश्किल है इसको टीज आउट करना कि वजन का मेजर इशू है कि सिर्फ स्लीप एपनिया है। मगर एक चीज जो रिसर्चर्स ने पता कर लिया है कि जब ऑक्सीजन लेवल आपका नीचे जाता है और ऊपर जाता है थ्रू आउट द नाइट, उसकी वजह से जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो शरियाने होते हैं, उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा डैमेज होते हैं। तो कम से कम हमें एक मैकेनिज्म पता है कि स्लीप एपनिया की वजह से जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। राइट, तो फिर उसका भी कुछ रोल है ऑफ कोर्स हाँ, स्लीप। उसका भी कुछ रोल है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये तो स्लीप एपनिया हो गया और ये सब, तो आम उसमें हम लोगों को ये समझाएंगे मरीज को कि भाई अगर आप सीपैप मशीन लगाएंगे तो आपको जो नींद आएगी वो आप फुली रेस्टेड फील करेंगे, क्वालिटी ऑफ आपकी स्लीप बढ़ जाएगी, तो वो फिर अच्छा महसूस करते हैं उस पर, राइट? तो ये तो स्लीप एपनिया हो गया। अच्छा, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं और स्लीप एपनिया के बारे में हमने काफी बात की। थोड़ा सा अगर आप समझे तो हमें नार्कोलेप्सी बताएं कि नार्कोलेप्सी क्या है, जिसको हम उर्दू में मेरे ख्याल ये कहेंगे कि दिन में नींद आना है क्या? सो नार्कोलेप्सी जो है एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, मगर बहुत ही सिवियर किस्म का डिसऑर्डर है। इसमें जो अलामात होते हैं वो ये होते हैं कि इंसान को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, और उनको स्लीप एपनिया वगैरह नहीं होता, वैसे उनको कोई स्लीप डेप्रिवेशन भी नहीं होती, मगर उनको हर वक्त नींद आ रही होती है।
और बाज़ का उनको ये भी होता है कि अगर वो हँस रहे हैं मिसाल के तौर पे इमोशनल हो रहे हैं, तो सडनली दे मे लूज़ देयर मसल टोन, सडनली दे मे फॉल डाउन, जिसको हम कहते हैं कैटाप्लेक्सी। सो नार्कोलेप्सी 2 किस्म की होती है, तो नार्कोलेप्सी विद कैटाप्लेक्सी और नार्कोलेप्सी विदाउट कैटाप्लेक्सी। तो पिछले तकरीबन 10 से 15 सालों में हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं बल्कि पता चल गया है कि नार्कोलेप्सी की वजह क्या है, क्योंकि उससे पहले 25-20 साल पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था। अब हमको इस चीज़ का पता चल गया कि नार्कोलेप्सी की वजह ये होती है कि ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, जो कि आपको अलर्ट रखते हैं। तो ठीक है। नार्कोलेप्सी में किसी वजह की वजह से वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान हर वक़्त महसूस करता है कि बहुत स्लीपी है, हर वक़्त नींद आती रहती है। तो उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं, मगर ये कि इट्स अ वेरी रेयर डिसऑर्डर, मतलब तकरीबन आप समझें कि 1000 में से 1 बंदे को तकरीबन होता है। मगर जब किसी को होता है तो उसको ट्रीट करना इतना मुश्किल तो नहीं, मगर बाज़ का लोग ट्रीटमेंट के लिए उनको टाइम लगता है, लोग समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, उनको समझ जब तक कि उनकी टेस्टिंग नहीं होती। ठीक। तो नार्कोलेप्सी रेयर डिसऑर्डर है, ओएसए जो है वो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल, और इसका ट्रीटमेंट ज़रा मुश्किल है नार्कोलेप्सी का, आपने बताया, लेकिन हो सकता है, कोई ऐसी बिल्कुल। बात। अच्छा, नार्कोलेप्सी में एक और ये भी चीज़ देखने में आई है कि जब इस तरह से लोग, उनको दिन में नींद आ जाती है या कुछ, तो वो कभी-कभी सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे आजकल कोविड का ज़माना है, कई लोग घर में हैं, तो वो घर में हैं, तो उनको नींद ज़्यादा आ जाती है, सो रहे हैं, तो क्या उसकी आप कैसे डिफाइन करेंगे कि नींद ज़्यादा आ रही है? एक तो आपने अलामत बताई कि बैठे-बैठे उनको नींद आ गई, तो ये तो चलो एक हो गई। लेकिन स्लीप के बारे में ये बताएँ कि जो मिसकंसेप्शन है वो लोग ये कहते हैं कि कितने घंटे स्लीप इज़ नॉर्मल स्लीप। हम हुँ, कहते हैं कि जी 6 घंटे से 8 घंटे, 9 घंटे, डिपेंडिंग हर आदमी की अलग ज़रूरत है। बिल्कुल। तो कई लोग कहते हैं जी मेरी नींद तो 10 घंटे है, 11 घंटे, कोई उसमें सेट फ़ॉर्मूला है या नहीं? हाँ, तो इसका मैं हर बंदे की नींद फ़र्क होती है, मगर मेजॉरिटी मिसाल के तौर पे अगर हम एडल्ट्स की बात करें, बच्चों का डिफरेंट है, एडल्ट्स का डिफरेंट है। बच्चों में ऑब्वियसली वी नो कि हमको स्लीप की, नींद की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मगर एडल्ट में जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है, उनकी रिकमेंडेशंस है कि अबाउट 7 से 8 घंटे। मगर इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको 9-10 घंटे की ज़रूरत होती है। मगर अगर आप एक बेल शेप कर्व बनाएँ, मेजॉरिटी लोग जो होंगे 7 से 8 घंटे के अंदर सोते होंगे। मगर बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी नींद 10 घंटे है। तो उन उन लोगों से मेरा सवाल ये होता है कि 10 घंटे अगर नींद है, तो अगर आपकी नींद जब आप 16-17 साल के थे, उस वक़्त भी उतनी थी, तो तब तो समझ आता है। मगर अगर वो से 50 साल के हुए हैं और अब कह रहे हैं कि अब मुझे 10 घंटे नींद आ रही है और मैं 10 घंटे सोना है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि उनको कोई स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, जिस तरह स्लीप एपनिया, जिसकी वज़ह से वो उनकी नींद सही तरह पूरी नहीं हो रही, तो उनको ज़्यादा स्लीप करनी पड़ रही है। ये आपने बड़ी काम की बात बताई, तो लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं और आप बचपन से ही आपकी स्लीप हैबिट यही है, तो फिर भी नॉर्मल है, ये सही है। लेकिन अगर आपकी बचपन में आप सो रहे थे 7-8 घंटे और अब आप 50 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं, 60 के हो गए हैं, अब आप 10 घंटे सो रहे हैं, तो देयर कुड बी समथिंग व्हिच हैज़ चेंज्ड, तो आप थोड़ी बिल्कुल। उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएँ, डॉक्टर को दिखाएँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। अच्छा, नार्कोलेप्सी का ट्रीटमेंट बताएँ, ट्रीटमेंट क्या है इसका? नार्कोलेप्सी का ट्रीटमेंट है स्टिमुलेंट मेडिकेशन, जो कि स्टिमुलेंट मेडिकेशंस होती हैं, जिस तरह रिटलिन हो गई, मेथाइलफेनिडेट, जो कि हम बाज़ का यूज़ करते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में भी। बिकॉज़ स्टिमुलेंट का मतलब है कि वो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, आप इंसान के ब्रेन के अंदर डोपामाइन को इंक्रीज़ करती हैं, तो अलर्टनेस लेवल बेहतर होता है। सो वो एक मेन ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, पाकिस्तान में रिटलिन बिल्कुल अवेलेबल है, ये एडderall, ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल है पाकिस्तान में। तो आपने हमें आज काफ़ी काम की बातें बताई, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में आपने बताया, नार्कोलेप्सी के बारे में बताया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद हमेशा से ये रहा है कि हम लोगों को एजुकेट करें, हम ऐसी-ऐसी अ, बीमारियों के बारे में बात करें जिनके बारे में लोगों को अगर इल्म है तो पूरा इल्म नहीं है, और उसकी अलामात के बारे में बात करें, तशख़ीस के बारे में बात करें, ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। आज हमने बात की ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, हमने ये ज़िक्र किया कि ओल्ड एज के साथ बढ़ता चला जाता है, मर्दों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा वज़न